जी हाँ, आप देख रहे हैं टीकेएन न्यूज। मैं हूँ सऊद अशर। टीकेएन न्यूज के खास प्रोग्राम में आज हम कई खबरों के साथ आपसे मिलेंगे और कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और फिर आपको ले चलेंगे आसाम और वहां की खबरों के साथ आपको कराएंगे आज रूबरू खबरें, फिर खबरों पर तबसरा टीकेएन न्यूज का, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं कोलकाता। कोलकाता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 125वीं जन्मदिन पर एक प्रोग्राम था जिसमें प्रधानमंत्री हाजिर हुए थे। प्रधानमंत्री का पुरजोश इस्तकबाल करती हैं, लेकिन जो ही ममता बनर्जी मंच पर जाती हैं भाषण देने के लिए, अचानक भीड़ से जय श्री राम के नारे लगते हैं और जोर जोर से लगते हैं। नारे से एतराज नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को चिढ़ाने की वजह से यह नारा लगेगा। चूंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोग्राम एक जो योद्धा सेनानी थे उनके जयंती पर था, इसलिए से ये सवाल ही नहीं बनता है कि वहां जय श्री राम के नारे लगाए जाएं। तो ममता बनर्जी को ऐसा फील हुआ कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको अपमान किया जा रहा है, और ऐसा कोई भी निष्पक्ष पत्रकार और निष्पक्ष नजरें अगर देखेंगी तो जरूर ऐसा समझने की कोशिश करेगी। फिर वहां पे ममता बनर्जी ने स्टेज ही पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई और फिर बिना भाषण दिए मंच से जो उतर गई, फिर चली गई। अब देखिए कि इस तरह से एक ऐसा प्रोग्राम जो एक योद्धा सेनानी के जयंती दिवस पर था, क्या वहां पर वो लोग जो प्रोग्राम में शामिल हुए थे उनको इस तरह से ममता बनर्जी के साथ करना चाहिए? उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और खुश आमदीद भी कहा। खैर, सवाल यहां क्या वहां पे जो लोग थे वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रोग्राम में गए थे जो कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए? नारे भी इस तरह से कि सामने वाले को ऑटोमेटिकली ये लगने लगेगा और ये फील होने लगेगा कि यहां पर मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने वही दो टोक अंदाज में अपनी बात कही और अपनी आपत्ति दर्ज कराई, फिर वहां से चली गई। अब हम आपको ले चलते हैं आसाम। आप देखिए, पिछले एक हफ्ते से आसाम में कांग्रेस ने 6 दलों के साथ महागठबंधन बनाया है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को शामिल किया है। जी हां, बदरुद्दीन अजमल की इसी पार्टी को पिछले इलेक्शन में 2016 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने साथ नहीं जोड़ा था, जिसके वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और AIUDF के सीट भी घटे। लेकिन इस बार 2021 के इलेक्शन में वहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा महागठबंधन बनाया है, जिसमें कांग्रेस के साथ 5 अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें बदरुद्दीन अजमल जो वर्तमान में MP हैं, सांसद हैं, और फिर उनकी पार्टी को शामिल किया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो आसाम के जो वोटर हैं और आसामी वोटर हैं जो CAA NRC का विरोध कर रही है, क्या इस बड़े महागठबंधन को चुनती है या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो आसाम की बागडोर है वो सर्बानंद सोनोवाल को सौंपती है, या फिर ये जो गोगोई फैमिली है और जो कांग्रेस और उनके 6 दलों का जो गठबंधन है या उनको सौंपती है? ये देखना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान की जो पूरी जिंदगी की कमाई है वो है जौहर यूनिवर्सिटी। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में स्थित है। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी का 1400 बीघा जमीन योगी सरकार ने जो अपने नाम कर लिया है। मतलब ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है। क्या एक यूनिवर्सिटी की जमीन जो यूनिवर्सिटी पर जिसके नाम से रजिस्ट्री है, क्या उस जमीन को सरकार ले सकती है? अगर ले सकती है तो किस आर्टिकल के तहत, यह बताना बहुत जरूरी है। और जो जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, जो वाइस चांसलर हैं श्री आजम खान जी, वो इस वक्त जेल में हैं और पिछले आप देख रहे हैं कि तकरीबन साल भर से उनके साथ किस तरह के नारवा सलूक किए जा रहे हैं। क्या एक चुने हुए नेता के साथ ऐसा होता है? क्या उन पर जो आरोप लगे हैं वो सत्य हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या देश के जो सेकुलरिज्म के जो लोग हैं, दावेदार हैं, क्या आजम खां के इस गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या उनकी रिहाई की मांग नहीं करनी चाहिए? जिस तरह से आजम खां और उनकी फैमिली के साथ, उनके बेटों के साथ, उनके चुने हुए बेटों के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए ठीक है? अगर ठीक है तो ये कितना ठीक है
ये सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की न्यायपालिका इसको तय करेगी। लेकिन जनता जो मुख्य दर्शक बनी हुई है वो भी अच्छी तरह से जानती है कि आजम खां के साथ कितना इंसाफ हो रहा है और कितना जुल्म हो रहा है। ये तो आजम खां की बात है, लेकिन आजम खां की जो यूनिवर्सिटी है, बल्कि देश की जो यूनिवर्सिटी है जौहर यूनिवर्सिटी, उनके साथ क्या हो रहा है? उनकी जमीन को किस तरह से सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार से अपील है कि आप जिस तरह से सरकारी फरमान जारी करके जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया अपने गिरबान में झांकिए और सरकारी संपत्ति, एक यूनिवर्सिटी चूंकि सरकारी संपत्ति होती है, इसलिए सरकारी संपत्ति को नुकसान किस तरह से पहुंचा रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सीएए एनआरसी में के विरोध प्रदर्शन में जो दिल्ली के साथ साथ जो लखनऊ में उतना बड़ा दंगा हुआ, और आपने उत्तर प्रदेश में आखिर उन लोगों के साथ क्यों कार्रवाई की जिन्होंने सीए का विरोध किया था? आपने सिर्फ कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपने उनके संपत्ति को जब्त करने की धमकी भी दे डाली। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि आपको ऐसा लगा कि सरकार की संपत्ति को नुकसान किया गया है। इस वजह से आपने उनके घरों को तोड़ा और उनको अरेस्ट किया और उनकी संपत्ति को आपने जब्त किया, और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ आपने उनका हर्जाना वसूल किया। सवाल योगी सरकार से कि आप इस तरह के कदम और आपके जो प्रशासन है वो जो इस तरह के कदम उठा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में किसान आंदोलन का 2 महीना कंप्लीट होने वाला है, और 26 तारीख को जिस तरह से उन्होंने ट्रैक्टर रैली की घोषणा की है और उसकी तैयारी पिछले 1 हफ्ते से चल रही है, ये देखने लायक है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट और किसान आंदोलन के बीच बातचीत चल रही थी। किसान आंदोलन ने 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली की जो घोषणा की उस पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर जो रैली थी उसकी मनाही की है, बल्कि उसको मना करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के अधिकार में है और पुलिस इस पर क्या करेगी वो जानती है अच्छी तरह से। पुलिस और किसान आंदोलन के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें पुलिस ने शांति और सौहार्द के साथ अगर ट्रैक्टर परेड निकलती है तो ठीक है, वरना पुलिस अपनी जगह अपना काम करेगी। किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो अपनी जगह अपना काम करें। अब देखना यह है कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन का जो वो अद्भुत नजारा आप दिल्ली और उसके बॉर्डर के सड़कों पर देखेंगे, ये अभी देखना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के ट्रैक्टर रैली को बिल्कुल मना करने से इनकार कर दिया है और अब ये बात चली गई है पुलिस पर। अब देखना है कि 26 तारीख को क्या कुछ होता है और किसानों के ट्रैक्टर रैली कितनी कामयाब होती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन उसी से जुड़ी एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और फिर चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के बीच से एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो 24 तारीख और 25 तारीख को किसानों के ट्रैक्टर रैली में जिस तरह से ये उपद्रव थे और जिन 4 नेताओं को मारने की बातचीत हो रही थी वो शूटर पकड़ा गया है और किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी लोगों को दी है। वो शूटर गिरफ्तार हो गया है, इस वक्त वो पुलिस के कब्जे में है। लेकिन दिल्ली पुलिस को समझना होगा कि आखिर ये शूटर कौन है, इसका पता लगाना होगा। ये शूटर क्या बात थी, आखिर इन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसानों के बीच में गए और फिर कई लोगों को निशाने पर लेकर उनको मारने की बातचीत भी हो रही थी। इस पर कितना दिल्ली पुलिस एक्शन लेता है ये देखना अभी बाकी है। चूंकि इससे पहले एक हादसा हो चुका है, शाहीन बाग में कपिल गुज्जर नामी शख्स ने फायरिंग की थी और वो जेल गया, फिर जेल से छूट के बाहर आई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किया और 1 घंटे के अंदर में सोशल मीडिया पर कपिल गुज्जर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अभियान चला, भारतीय जनता पार्टी ने शर्मिंदा होकर उनको अपनी पार्टी से बाहर किया है। ये कोई नया केस नहीं है, भारत में ये आम बात है। आज इतना ही, हम आपसे लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए अपना मेजबान सऊद अशर को इजाजत। आप देखते रहिए TKN न्यूज। TKN न्यूज के वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फिर अगर हमारा ये काम पसंद है तो हमें सपोर्ट करें और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।